हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्थल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारत के संदर्भ में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय मेरे चैनल के माध्यम से भारत भूगोल की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे टॉपिकों को बता दिया गया है। पिछले क्लास की वीडियो में भारतीय भूगोल से संबंधित भारत की प्रमुख झीलें और भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बताया गया। आज हम लोग भारत की वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक हेडिंग के रूप में डाल लेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियाँ भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। यदि प्राकृतिक वनस्पतियों की बात की जाए कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहेंगे, तो कह सकते हैं कि ऐसे पौधे या उन पौधों का समूह जो प्रकृति में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतः खुद से उगते हैं, अपना वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और उस स्थान के जलवायु के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसी वनस्पति को आप प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। दूसरी तरफ मानवों के द्वारा जो विकसित किए जाते हैं वनस्पतियाँ, उन्हें मानवकृत वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति का जो आशय होता है, मुख्य रूप से प्रकृति में ही वे स्वतः खुद से जलवायु के अनुसार अपना वृद्धि और विकास करते हैं। उन पर किसी बाहरी हस्तक्षेप को देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी वनस्पतियों को या पौधों के समुदाय को आप प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे भारत विविधता का देश है, भारत में स्थल एक समान नहीं है, भारत की जलवायु एक समान नहीं है, भारत की मिट्टी एक समान नहीं है। तो जब भारत की जलवायु, मिट्टी ये सब एक समान नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ होंगी वे भी एक समान नहीं होंगी, उनमें भी विविधताएँ देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं। अब यदि आप देखें तो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में या हिमालय के पर्वतीय भागों में शीतोष्ण कटिबंध वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। वहीं पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। और वहीं जहाँ पे राजस्थान का जो भाग है, जो मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पर कटीले झाड़ियाँ वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। तो आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर सदाबहार वन है, कहीं कहीं पर पतझड़ वन है, कहीं कहीं पे कटीले और झाड़ियाँ मिल रही हैं, तो कहीं कहीं पर कोड़धारी वन मिल रहे हैं, कहीं कहीं पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिल रहे हैं। तो इन सभी का वितरण का क्या कारण है कि ये जो वनस्पतियाँ हैं अलग अलग रूपों में हैं और अलग अलग रूपों में वितरित हैं। तो इनका मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण ही भारत में जो वर्षा है। अब यदि आप बात करें तो जो भारत की वनस्पतियाँ हैं वे वनस्पतियाँ वर्षा का अनुसरण करती हैं, ठीक है। तो भारत में वनस्पतियाँ वर्षा का अनुसरण करती हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कि पौधों का वह समूह जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के
बाहरी हस्तक्षेप के उगते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो भारत में एक जैसी वनस्पतियां तो नहीं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यदि आप इनमें देखें तो भारत की वनस्पतियां, या आप कह सकते हैं न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में किसी भी देश की वनस्पतियां वर्षा का ही अनुसरण करती हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार भारत की जो वनस्पतियां हैं, भारत की वनस्पतियां भी वर्षा का अनुसरण करती हैं, वर्षा का अनुसरण करती हैं। जहाँ पे वर्षा 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है, वहाँ पे सदाबहार वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। और सामान्य वर्षा वाले स्थानों में, सामान्य वर्षा वाले भागों में, सामान्य वर्षा वाले भागों में खुले वन या आप इन्हें विरल भी कह सकते हैं, विरल, या इन्हीं को आप पतझड़ वन भी कह सकते हैं। पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। तो सामान्य वर्षा वाले भागों में खुले वन, विरल वन, या इन्हीं को आप पतझड़ वन कहते हैं, जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और जहाँ पे वर्षा न्यूनतम होगी, और न्यूनतम वर्षा वाले भागों में, न्यूनतम वर्षा वाले भागों में, न्यूनतम वर्षा वाले भागों में कटीलेदार और झाड़ियाँ जैसी वनस्पतियाँ मिलेंगी। कटीलेदार और झाड़ियाँ जैसी वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो जो वनस्पतियों का आप देख रहे हैं कि भारत में जो वनस्पतियों का जो वितरण है वो एक समान न हो करके अलग है, और इनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने को मिल रही हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि भारत में होने वाली जो वर्षा है, तो भारत में एक समान जैसी वर्षा नहीं होती, कहीं पर अधिक हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर बहुत ही कम हो रही है। इस वजह से वनस्पतियों में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब जैसे एक भारत का मैप ड्रा कर लिया जाए और इसमें आपको बताया जाए ठीक। तो ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट, लेकिन पूर्वी घाट में आप सिर्फ तमिलनाडु को लीजिए। यहाँ पर
अंडमान निकोबार आपको देखने को मिलेगा, पूर्वोत्तर वाले भाग हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्षा यहाँ पर 350 सेंटीमीटर, ऊपर जाने पर 280 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जाने पर 250 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जाने पर 200 सेंटीमीटर। और ये जो मरुस्थली भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम। यहाँ पे वर्षा की मात्रा, यहाँ से वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। यदि मान लेते हैं यहाँ पे 250 सेंटीमीटर है, या इसको 200 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो आगे जा कर के 150 होगा, और फिर आगे जा कर के ये 100 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ जा कर के ये 50 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। ठीक, तो अब जहाँ पर देख रहे हैं कि वर्षा सबसे अधिक होगी, तो यहाँ पर बहुत ही घने, लंबे और हरे भरे वन देखने को मिलेंगे। ठीक, और जहाँ पे वर्षा कम होगी, जैसे 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है, तो यहाँ पर कटीली वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि न्यूनतम वर्षा वाले भागों में कटीलेदार झाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, और वहीं समान वर्षा वाले भागों में खुले वन मिलेंगे। तो बाकी ये जो बचे ये सब भाग, ये समान वर्षा वाले भाग हैं, ये सभी समान वर्षा वाले भाग हैं। बस यहाँ कर्नाटक वाला भाग थोड़ा अलग है, और ये समान वर्षा वाले भाग के। तो यहाँ पर आपको खुले वन मिलेंगे। कौन से वन मिलेंगे? खुले वन मिलेंगे, या इसी को आप कह सकते हैं कि मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन। ठीक, ये कह सकते हैं। तो बस यही वनस्पतियां हैं और इन्हीं के बारे में हमें जानना है। अब इन वनस्पतियों का वितरण कहाँ कहाँ पे होगा, जैसे मान लेते हैं कि जो सदाबहार वन है कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, उन सदाबहार वन में कौन कौन सी वनस्पतियों को शामिल कर सकते हैं, उन सदाबहार वन का क्या महत्व है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग फैक्ट टू फैक्ट जानेंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही जानिए जितने से आपका काम बन सके, अन्यथा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए मैंने बनाया था। ठीक, अब इसके बाद समझिए। अब भारत में जो वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, जो वनस्पतियाँ हैं तो कौन कौन से आपको देखने को मिलेगा, तो इसे कहेंगे उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, सदाबहार वन। आप इसे अंग्रेजी में ट्रॉपिकल एवरग्रीन, EVER, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे। दूसरा उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, पतझड़ वन, या आप इन्हें मानसूनी वन भी कहेंगे, मानसूनी वन। और उसके बाद उष्ण घास के मैदान भी मिल जाएंगे, उष्ण घास के मैदान। शुष्क मरुस्थली वन, शुष्क मरुस्थली वन। और इसके बाद आपको मिल जाएगा पर्वतीय वन और डेल्टाई वन। ठीक, तो इतने हैं उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, और उष्ण घास के मैदान, शुष्क मरुस्थली वन, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रत्येक वनों को
जानते हैं इनकी क्या विशेषता है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, इन्हें सदाबहार क्यों कहते हैं, ये कहाँ पाए जाएंगे, यानी भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाएंगे, इनकी क्या विशेषता है, इनका क्या महत्व है, और इन वनों में कौन कौन सी वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ से हेडिंग के रूप में डालते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये भारत के 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर विस्तृत है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, भारत के 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, तो 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर विस्तृत है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है, जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक होगी। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 200 सेंटीमीटर भी मिल जाएगा। आप 250 लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 200 भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, या आप कह सकते हैं कि 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक वर्षा जहाँ पे होती है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आप पहले लिख लेंगे जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, अधिक होती है। तो जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ऐसे स्थानों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं। ठीक है, अब ये अपनी पत्तियों को एक निश्चित समय में नहीं गिराते हैं, है ना। एक निश्चित समय में नहीं गिराते हैं का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कुछ वनस्पतियां होती हैं जो फरवरी के महीने में, यानी गर्मी आने के पहले ही अपनी पत्तियों को सभी वनस्पतियां गिरा देती हैं। तो ऐसे वनस्पतियों को पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो वनस्पतियां होती हैं, ये अपने पत्तियों को गिराती हैं, लेकिन एक निश्चित समय में नहीं गिराती हैं, बल्कि अटेंडम तरीके से। आज ये वनस्पति अपने पत्तियों को गिरा दी, तो एक सप्ताह बाद दूसरी वनस्पति अपने पत्तियों को गिराएगी, एक सप्ताह बाद, 15 दिन बाद कोई दूसरी वनस्पति अपने पत्तियों को गिराएंगी। तो इस आधार पर दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इनमें पतझड़ नहीं है, बल्कि हरा भरा ये देखने को मिलता है। इसलिए इन्हें सदाबहार, हरा भरा कहते हैं। तो इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये वन घने होते हैं। ये वन कैसे होते हैं? घने होते हैं। ये सदाबहार, ये सदैव हरे भरे होते हैं, हरे भरे होते हैं। इस कारण इन्हें सदाबहार कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार कहते हैं। इसके अलावा और इनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ठीक है ना, तो यहीं में नोट करिए कि नहीं, यहीं पर इनकी पत्तियां, इन वनों की पत्तियां या इनकी पत्तियां बड़ी व चौड़ी
बड़ी व चौड़ी और इनकी पत्तियां बड़ी व चौड़ी और पेड़ों की लंबाई अधिक होती है। अब अधिक में आप कह सकते हैं 45 मीटर से लेकर के 60 मीटर या 70 मीटर भी ले सकते हैं। तो 45 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक होती है। ठीक है। तो इन सदाबहार वनों की जो वनस्पतियाँ होती हैं, तो इन वनस्पतियों की जो पत्तियाँ होती हैं बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं और पेड़ों की लंबाई 45 से 60 मीटर के बीच में होती हैं। ये घने वन होते हैं। ठीक है। तो ये इनकी इतनी विशेषताएं होगी। अब इन वनों में अब इनमें देखिए बांस मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? बांस, ताड़, बांस है, ताड़ है, महोगनी है, रोजवुड, एबोनी, आबनूस आदि। ठीक है। तो भारत में जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ये घने होते हैं, इनकी पत्तियाँ बड़ी व चौड़ी होती हैं, इनकी लंबाई 45 से 60 मीटर होती है। और इन वनों में बांस है, ताड़ है, महोगनी है, रोजवुड है, एबोनी है, आबनूस है आदि ये सब वनस्पतियाँ आप लोग को देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब ये विस्तार, अब इन वनों के विस्तार की बात करते हैं। ठीक है। विस्तार ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसा कि मैंने एक मैप बनाया और उसमें मैंने बताया कि जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, 250 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है। तो एक तो हो गया आपका पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र और इसी में आप ले लीजिए अंडमान निकोबार। इतने हो गए। अब इन वनस्पतियों के महत्व की बात करें, यदि बात करें तो इनका आर्थिक महत्व कम है। इनका क्या है? आर्थिक महत्व कम है, लेकिन इनका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय महत्व अधिक है। पर्यावरणीय महत्व अधिक है। ठीक है। तो इनका आर्थिक महत्व कम है लेकिन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय महत्व अधिक है। अब ये समझिए आप कि इनका पर्यावरणीय महत्व अधिक क्यों है। जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर तक होगी वहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उगना आरंभ होगा। जब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उगेंगी तो उन वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुएं भी कह सकते हैं कि विकसित होंगे। जब विभिन्न प्रकार के जीव जंतुएं विकसित होंगे तो वहाँ पर जैव विविधता की मात्रा अधिक होगी। समझ रहे हैं? तो जहाँ पे अधिक वनस्पतियाँ होंगी वहाँ पे अधिक जैव विविधता होगी। अब इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब ये समझिए आप टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक है। तो जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पे रेनफॉल भी अधिक होगा, यानी कि जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे वर्षा अधिक होगी। जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पर जब वर्षा अधिक होगी तो वहाँ पर वनस्पतियाँ भी उगेंगी।
वहाँ पे क्या उगेंगी, वनस्पतियाँ भी अधिक होंगी। और जहाँ पे वनस्पतियाँ अधिक होंगी तो इन वनस्पतियों की जैविक प्रजातियाँ अधिक होंगी, जैविक प्रजातियाँ अधिक होंगी। ठीक है, जब जैविक प्रजातियाँ अधिक होंगी तो इसी जैविक प्रजातियों की विभिन्नता को ही जैविक विविधता के नाम से जाना जाता है, तो इसे जैविक विविधता कहेंगे। और जहाँ पे जैविक विविधता अधिक होगी और वहाँ पर जब मानव, लालच भरा मानव जब जाएगा और इन जीवों पर अपने कार्यों द्वारा इन जीवों को संकट में डालेगा, तो फिर उस स्थान को चिन्हित किया जाएगा। जब वो स्थान चिन्हित होगा तो उसे एक नाम दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा हॉट स्पॉट। क्या कहा जाएगा, हॉट स्पॉट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट एरिया कहेंगे। तो जहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी, ठीक है, वहीं पे हॉट स्पॉट भी अधिक हो सकता है। हॉट स्पॉट वहीं पे होगा जहाँ पे जैविक विविधता होगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ जैविक विविधता अधिक हो वहाँ पे हॉट स्पॉट भी होगा, लेकिन हॉट स्पॉट वहीं होगा जहाँ पे जैविक विविधता होगी। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आप लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम लोग उष्णकटिबंधी पतझड़ वन के बारे में जानते हैं। अब जब इससे कंपेयर करेंगे उष्णकटिबंधी पतझड़ वन को तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और यही दो चीज़ों को पढ़ा करके मैं आज की क्लास समाप्त करूंगा। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं शुष्क मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन और डेल्टाई वन के बारे में बता दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब। उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, पतझड़ वन या इसी को मानसूनी वन कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसूनी वन। ठीक है, तो उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, तो इनमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि ये वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है या क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, तो ये वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। इसके अलावा ये उन स्थानों पर मिलते हैं, जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो उन स्थानों मिलते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, ठीक है, वहाँ पर भी ये वन मिलेंगे, लेकिन अंतर ये रहेगा कि 70 सेंटीमीटर वाले वर्षा वनों में और 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वनों में अंतर ये रहेगा कि यहाँ की पेड़ जो होंगे वो थोड़े कम लंबे होंगे, इनकी पत्तियाँ कम चौड़ी होंगी, छोटी होंगी, लेकिन इनकी पत्तियाँ लंबी होंगी, चौड़ी होंगी। ये घने होंगे, ये विरल होंगे, बस यही अंतर है। लेकिन ये दोनों ही अपने पत्तियों को गिराएंगे, ठीक है ना, ये दोनों ही वनस्पतियाँ अपनी पत्तियों को गिरा देंगे, इसलिए ये पतझड़ के श्रेणी में आते हैं। ठीक है,
ये एक निश्चित समय में अपनी पत्तियों को गिरा देंगे, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं या गिराते हैं। इस कारण इन्हें पतझड़ वन कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि जो पतझड़ वन है, जो वनस्पतियां हैं, ये अपनी पत्तियों को गिराते ही क्यों हैं, ठीक है ना, ये अपनी पत्तियों को क्यों गिराते हैं, या जितनी भी वनस्पतियां होती हैं ये अपने पत्तियों को क्यों गिराती हैं। तो एक ऐसा समय आता है कि जिसमें भूमिगत जल, वर्षा का जल की कह सकते हैं कि मात्रा कम हो जाती है। जब मात्रा कम हो जाती है तो ये वनस्पतियां क्या करती हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने के लिए, चूँकि जो पौधों या पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वहीं वाष्पोत्सर्जन क्रिया में भाग लेती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया से बचने के लिए ये लोग अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि अपने आप को उस स्थान पर लंबे अवधि तक जीवित रख सकें। यदि जो पत्तियां नहीं गिराएंगी वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती रहेंगी और दूसरी वनस्पति पर उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वनस्पतियां अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। अब देखिए इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन। अब चंदन का नाम सुनकर के तो याद आया होगा पुष्पा और पुष्पा 2, है कि नहीं। देखिए अब आप लोग समझ जाएंगे कि इनका महत्व क्या है। ये सभी बहुमूल्य लकड़ियां हैं, इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। चंदन की तस्करी करके पुष्पा वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल आदमी बन गया है, है कि नहीं। चलिए साल, सागवन, शीशम, चंदन, है ना, साखू बहुत मजबूत लकड़ी होती है साखू, है ना। 100 साल 150 साल तक ये चलता ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साखू। अब इसके अलावा आप अपनी तरफ की वनस्पतियों को ले लीजिए तो आम मिल जाएगा, महुआ मिल जाएगा, आंवला भी मिल जाएगा, ठीक है, आंवला मिल जाएगा। आम है, महुआ है, आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, हल्दू है, हरड़, बहेड़ा, हल्दू आदि। अब इनके महत्व को देख लेते हैं। अब इनका महत्व क्या है। महत्व आर्थिक महत्व सर्वाधिक है, आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। और ये जो लकड़ियाँ होती हैं, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, इनकी लकड़ियाँ मजबूत, इनकी लकड़ियाँ मजबूत और टिकाऊ होती हैं, मजबूत और टिकाऊ होती हैं। इसके अलावा ये मूल्यवान होती हैं, यानी कि इनका मूल्य अधिक है, ये मूल्यवान होती हैं। आप देखे होंगे पुष्पा और पुष्पा फिल्म, तो इसमें जो चंदन की तस्करी की जाती है पुष्पा के द्वारा, ठीक है,
तो विदेशों में तस्करी की जाती है, कितना महंगा ये बिकता है। तो इसके महंगे बिकने के पीछे कुछ रीज़न होगा। आर्थिक महत्व अधिक है और चंदन की लकड़ी से आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आप देखें तो इससे कह सकते हैं कि परफ्यूम इत्र बनाए जाते हैं, परफ्यूम इत्र बनाए जाते हैं, जिनकी डिमांड विदेशों में बहुत अधिक है और इनसे बहुत अधिक मात्रा में आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके विस्तार को देख लेते हैं। इनके विस्तार को देख लीजिए। अब इनका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप मोटे तौर पे समझिए कि भारत का आंतरिक भाग, कौन सा भाग, तो भारत का आंतरिक भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भारत के आंतरिक भागों में ये अधिक देखने को मिलेंगे। अब आंतरिक भाग में आप ले सकते हैं, जैसे अब चलिए यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो गया, झारखंड और ईस्ट कर्नाटक हो गया, ईस्ट कर्नाटक हो गया, तेलंगाना भी हो गया, तेलंगाना। ठीक है, तो यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्ट तेलंगाना आदि में ये आपको ऐसी वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। और एमपी में सर्वाधिक मात्रा में आपको टीक वनस्पति मिलती है। कैसी वनस्पति मिलती है? टीक वेजिटेशन मिलती है। टीक वेजिटेशन का मतलब टीक को ही हिंदी में सागौन कहते हैं। क्या कहते हैं? सागौन कहते हैं, सागौन, टीक को। ठीक है, और टिक देख रहे हैं यहाँ पे सागौन लिखा है। तो इन सब वनस्पतियों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। ये इनकी लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर के रूप में, खिड़की दरवाजों के रूप में अधिक किया जाता है, चूँकि देखने में भी बहुत अच्छा लगे और बहुत दिनों तक चले, टिकाऊ होता है, मजबूत होता है। तो आज हम लोग इन दो वनस्पतियों के बारे में सीखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अन्य वनस्पतियाँ बची हैं उनके बारे में भी बता देंगे। आज की क्लास में मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।